Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and will be taking good care of your health. Today I welcome you to the new video for subject of the chemistry class 10th. In this video I am going to describe you about the topic of equilibrium constant and its units. आज की वीडियो में हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके यूनिट्स को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो लॉ ऑफ मास सेक्शन हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, आइदर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या रिवर्स मूव कर रहा है, उसका जो रेट है उसकी स्पीड है उस रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है तो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं रिएक्टेंट्स, और अगर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन चल रहा है तो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को लिखेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करेंगे, ए को और बी की दोनों की कंसंट्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप एक्सप्रेशन लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है और डेरिवेशन जो है ये रॉन्ग कंसीडर होगी थ्रू आउट। आपने हमेशा याद रखना है, आपने जो भी कंसंट्रेशंस हैं आइदर रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आप ले रहे हो तो उन दोनों का आप प्रोडक्ट लोगे, मल्टीप्लिकेशन को करोगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। हमने कहा था कि अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा है तो उसके लिए हम अगर कोएफिशिएंट्स भी हैं यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हम उनको भी पावर के तौर पर क्या है रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ए जो है हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी पावर स्मॉल ए है, कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी है, तो हम साथ साथ इनके नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लेट्स सपोज हमारे पास अब रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो गई है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम और रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा, क्योंकि अगर रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। स्मॉल सी लिखेंगे और यहाँ पे डी के ऊपर स्मॉल डी लिखेंगे। दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सी और डी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि इन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे करता है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए जो कॉन्स्टेंट डिराइव करते हैं के आर सी, concentration of C and concentration of D. Now at equilibrium constant we have derived that rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, and Kf concentration of A concentration of B is equal to the rate constant for reverse reaction concentration of C and concentration of D। जब हम concentration और constant की वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो Kf ओवर के आर हमारे पास वैल्यू आती है एंड दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को बोलें तो के एफ ओवर के आर जो है इसकी रेशो को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो क्या था, के सी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CD एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। CD मेरे पास क्या है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, और AB क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि KC डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे और साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। किस तरह से डिपेंड करता है, KC का और प्रोडक्ट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी। अगर रिएक्टेंट और KC के साथ कंपेयर करें तो रिएक्टेंट और KC के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो KC की वैल्यू कम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो KC की वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब ये KC डायरेक्ट डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा आएगी तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसंट्रेशन जो आपके पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि ड्यूरिंग रिवर्सिबल रिएक्शन आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ KC। इस डेरिवेशन के थ्रू आप जो है वो रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। अब ओके, जो हमने फार्मूला डिराइव किया वो है KC इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी KC ये रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की आपस में कंसंट्रेशंस की रेशो निकालें तो हमारे पास KC की वैल्यू आती है। अगर उसके अकॉर्डिंग ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम KC की जो
मैथमेटिकल या एक्सप्रेशन फॉर्म में डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या आती है, Kc इज़ द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, एक ये प्रोडक्ट होता है जो मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, प्रोडक्ट का वर्ड मैंने दो तरह से यूज़ किया हुआ है। एक प्रोडक्ट का मतलब तो वो जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनाती हैं, और दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के दरमियान जो हम कोई भी जो है कंसंट्रेशंस को शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान हम कोई भी साइन शो नहीं करते, ना प्लस का साइन शो करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपकी रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। हम यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन शो करते हैं जो कि हमें बताता है कि ये दोनों कंसंट्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। सो द फाइनल इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट of concentration of products raised to power coefficient to the product of concentration of reactants raised to power coefficient. Now let's talk about the units. For Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। Kc के यूनिट्स डिराइव आपने करने हैं। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने हमेशा याद रखना है कि Kc के यूनिट्स डिराइव करने की 2 कंडीशंस हैं। सम टाइम कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू हम पुट करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो Kc की यूनिट नहीं निकलते, Kc के यूनिट्स नहीं होते। और कुछ ऐसे इक्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को पुट करें तो Kc का यूनिट आप इजीली डिराइव कर सकते हो। इसका मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें Kc के यूनिट होते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें Kc के यूनिट्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये है, आप लिखेंगे कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़, Kc के यूनिट हो भी सकता है और Kc का यूनिट नहीं भी हो सकता, Kc यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट Kc हैज़ यूनिट्स। अगर Kc का यूनिट नहीं है तो आपने ये याद रखना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, बराबर हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने का मतलब ये है, अगर रिएक्टेंट्स की 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो Kc का कोई यूनिट डिराइव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास Kc के यूनिट नहीं होंगे तब किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो Kc का यूनिट नहीं निकलेगा। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास है, व्हेन Kc हैज़ नो यूनिट इट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इक्वल ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों की नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो Kc के यूनिट्स नहीं होंगे। अब कुछ ऐसे जो रिएक्शंस हैं उनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल, यानी अगर रिएक्टेंट्स के 2 हैं और प्रोडक्ट्स के 4 बन रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तब आप कहेंगे कि Kc के यूनिट्स होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है Kc के यूनिट्स नहीं है। इसके लिए हम इसको किसी इक्वेशन के थ्रू बताते हैं कि क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हाइड्रोजन गैस है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद आयोडीन गैस दे आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि हमारे पास जो है पहले कोएफिशिएंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे H2 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है 1 है। I2 के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया हो गया, इसका मतलब ये है कि ये 1 है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 2, 1 + 1 = 2 और ये 2 आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमने इक्वेशन के थ्रू तो हमने देख लिया कि इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बोथ साइड्स पे क्या है, इक्वल है, लेकिन हम इसके लिए Kc के थ्रू, Kc का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसके थ्रू हम देखते हैं कि Kc का यूनिट आता है या नहीं। Kc का फार्मूला हमने क्या लिखा था, ऊपर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। हमने कहा था जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, हम उनको पावर में लिखते हैं, ये आपके पास ऊपर यहाँ पे पावर में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन है पहले
हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन एंड देन आयोडीन की कंसेंट्रेशन। यहाँ पे हम 1 1 पावर नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो हम उस पावर को लिखते हैं, इसका मतलब ऑब्वियस होता है कि ये 1 है। अच्छा, हमने एक्टिव मास के लिए जो हमने यूनिट बताया था वो क्या था हमारे पास, मोल पर DMQ, ठीक है। तो हर एक एक्टिव मास के लिए जो यूनिट होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका क्या होगा, मोल पर DM³ है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे पावर लिखनी है साथ 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन H2, ये एक एक्टिव मास है, इसका अलग से एक होगा यूनिट मोल पर DM³ आयोडीन के लिए हम अलग से लिखेंगे, ये अलग से एक्टिव मास है मोल पर DM³। ये 2 है और ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 2। हम यहाँ पे देखते हैं Kc इज इक्वल टू मोल पर DM³, ये स्केयर आ गया, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया मोल पर DM³। हमने उन दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास वो भी स्केयर में आ गया। ये 2 वाली पावर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या हमारे पास Kc का यूनिट आएगा, तो नहीं। हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल हो चुके हैं, Kc हैज़ नो यूनिट्स व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इक्वल देन वी कैन नॉट डिराइव एनी यूनिट, यानी कि Kc का तब यूनिट नहीं होता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं कि Kc का यूनिट कब होता है। हम यहाँ पे ऐसी इक्वेशन लिखते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन है N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2, दे आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया 2NH3। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2। 3 + 1 = 4 और यहाँ पे क्या है 2। इट मीन्स दे बोथ आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे यकीनन Kc का कोई ना कोई यूनिट आएगा। तो पहले हम लिखते हैं Kc इसके का फार्मूला, पहले इसके लिए लिखते हैं NH3 हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा आपने ऊपर लिखनी है। न्यूमरेटर में हमेशा आप प्रोडक्ट लिखते हो और नीचे आप डिनोमिनेटर में हमेशा रिएक्टेंट्स लिखते हो। इसकी कोएफिशिएंट क्या है 2, इसको हम पावर में लिख देंगे डिवाइडेड बाय N2 कंसनट्रेशन ऑफ N2 देन H2 और इसकी पावर हम लिख देंगे 3। क्लियर है? अब अच्छा, इसके लिए मैं अब यूनिट्स लिखूंगी। पहले आपने कंसनट्रेशंस ये फार्मूला लिखना है, देन आपने इनके लिए यूनिट्स डिराइव करने हैं। NH3 एक पूरा एक एक्टिव मास है, इसके लिए हम लिखेंगे मोल पर DM³ और इसके बाहर 2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे N2 के लिए हम लिखेंगे मोल पर DM³, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स इसका पावर 1 है। यहाँ पे H2 है, उसके लिए हम अलग से एक्टिव मास लिखेंगे मोल पर DM³ और इसकी पावर क्या है 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ये 3 है, ठीक है, और ये है पावर 1। इनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, मोल पर DM³, ये पावर 2 और ये मोल पर DM³। आपने ये पढ़ा हुआ है मैथ में कि जब बेस सेम हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो प्लस होती हैं। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 + 2 और 2 2 = 4। तो यानी कि ये वाला जो पावर 2 वाला, इसकी में से 4 में से 2 पावर वाला कैंसिल हो गया है पूरी की पूरी इक्वेशन, तो बाकी बच गई है। यहाँ पे तो कोई नहीं बचा, यहाँ पे बचा 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि 4 से 2 को 2 से हमने कैंसिल कर दिया, बाकी 4 में से 2 रह गया। मोल पर DM³ वाली जो वैल्यू हमारे पास रह गई स्क्वायर में। अब ये नीचे डिनोमिनेटर है, हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है, आपने पढ़ा। इसको हम ओपन करेंगे तो मोल को हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे इस इक्वेशन को, मोल को स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोल की पावर हो जाएगी मोल पर DM³ है, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम ऊपर लेके आएंगे तो जो पावर प्लस में थी वो क्या हो जाएगी -2। अब Kc का यूनिट आ चुका है, ये हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा समझा देती हूँ कि जो हमारे पास जो है ये ऊपर पावर 2 थी और नीचे 4, 2 के हिसाब से हमने इसको कट कर लिया, बाकी इसकी पावर 2 रह गई, 1 मोल पर DM³ पावर 2। हम इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। ये नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, पावर जो होती है वो माइनस हो जाएगी, मोल पर DM³ और -2, ठीक है। आप इसको ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो मोल जो है वो हो जाएगा मोल -2 और DM³ है 3 है और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, DM
-6। तो ओवरऑल ये आंसर आ गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको ओपन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि केसी के यूनिट्स कब नहीं होते, जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएं। और रिएक्टेंट्स और केसी के यूनिट्स कब होते हैं, जब रिएक्टेंट गस मैंने आपके लिए एक और इक्वेशन जो है वो सॉल्व की है, जिसमें हमने केसी के यूनिट्स डिराइव किए हैं। हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन गैस। ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती हैं 5PCl5। अब इसके लिए केसी के एक्सप्रेशन के ऊपर हम प्रोडक्ट लिखेंगे। हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट और 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। ऊपर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख दी, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट लिख दी, ठीक है। इनको प्लस नहीं लिखना, आपको मैं दोबारा बता रही हूँ। अगर आप कोई पूरी इक्वेशन डिराइव कर दें और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान आप प्लस का साइन लिख देंगे तो आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग कंसीडर होगी और आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब PCl5 के लिए हमने यूनिट लिख दिया मोल पर DM3, और हमने यहाँ पे जो है लिख दिया PCl3 के लिए और Cl2 के लिए अलग से लिख दिया। मोल पर DM3 और मोल पर DM3, ये एक एक वैल्यू जो है एक दूसरे से कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास एक ही बचा। अब इसको आप लिखते हो मोल पर DM3 को इस तरह से भी लिख सकते हो। किस तरह से कि 1/, आपके पास मोल पर DM3 ये है, आप इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये पर का साइन हटाएं तो हम लिखते हैं मोल पर DM3। आपको मैंने लास्ट इक्वेशन में भी बताया था कि आप इनको इस दोनों तरीक़ों से लिखते हो। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएँ तो मोल है जिसकी पावर 1 है वो -1 हो जाएगी। DM3 पर DM3 है तो वो -3 की बजाय वो क्या हो जाएगी +3। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमने इसका यूनिट डिराइव कर लिया। ओके गर्ल्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं इक्वेशंस की, रिएक्शंस की, कि जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये हैं, गिवन होती हैं, और हमें कहा जाता है कि आप उसके थ्रू उन वैल्यूज़ को केसी के फार्मूला में पुट करें और केसी की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करें विद द यूनिट। एक ऑप्शन आपके पास ये आती है। और दूसरी स्टेटमेंट, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनकी हमें केसी वैल्यू पता होती है लेकिन हमें उसमें से किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी एक ही अननोन होती है, तो आप उसी फार्मूला में जो हमने केसी का जो फार्मूला डिराइव किया उसी फार्मूला में आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करके आप जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं। यानी कि मेरे बताने का मकसद ये है कि हमारे पास केसी का जो फार्मूला है उसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक है केसी की वैल्यू, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की, 3 पॉइंट है। इन तीनों में से अगर एक भी वैल्यू अननोन है तो आप उन 2 वैल्यूज़ को पुट करके आप थर्ड वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे पास जो फर्स्ट एक रिएक्शन है उसकी स्टेटमेंट दी गई हुई है, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई का मतलब 2 नाइट्रोजन, यानी कि हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। दिस इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये डीकम्पोज हो रहा है इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास अगर हम रिएक्टेंट्स देखें, डाई नाइट्रोजन की डीकम्पोजिशन है तो हमारे पास रिएक्टेंट ये है, और ये प्रोडक्ट कौन सी है, हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये इसकी स्टेटमेंट उन्होंने इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, 2N2O, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि कंसंट्रेशन मीन क्वांटिटी, हमें मिकदार बताई गई है। N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन की हमें बताई गई है 1.1 मोल पर DM3। यानी कि पहली जो है इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास पहली वैल्यू है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की 1.1 मोल पर DM3, नाइट्रोजन गैस की वैल्यू है 3.90 मोल पर DM3 एंड ऑक्सीजन की हमारे पास वैल्यू है 1.95 मोल पर DM3। ये हमारी तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब उसने क्या कहा है, एक्विलिब्रियम पे ये इन तीनों वैल्यूज़ आपको गिवन है, फाइंड आउट केसी फॉर दिस रिएक्शन। आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन मौजूद है, आपने केसी की जो है वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे आपने हमेशा लिखना है डाटा, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर आपको जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसको इन द फॉर्म ऑफ डाटा आप उसको जो है वो समराइज़ करोगे, पॉइंट आउट करोगे क्या है। पहले आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैंने उस दिन भी कहा था कि कंसंट्रेशन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अगर आप ये वाला सिंबल यूज़ करोगे, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करोगे तो ये रॉन्ग कंसीडर होगी। ये हम स्क्वायर ब्रैकेट शो करेंगे। कंसंट्रेशन फॉर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इक्वल टू कितनी दी गई है, 1.1 मोल पर DM3, ठीक है। अब सेकेंड हमें वैल्यू जो दी हुई है वो है N2 की, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस 3.90 मोल पर DM3,
कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमें कितनी दी गई है, 1.95 मोल पर dm³। ये डाटा हमारे पास आ गया। अब सॉल्व क्या करना है, टू फाइंड, और आप दूसरी हेडिंग एक और भी बना सकते हो इसकी जगह, टू डिटरमाइन। आपने मालूम क्या करना है, आपको बेसिकली क्या कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए, हेडिंग्स मस्ट बी डबल अंडरलाइन। आपने फाइंड आउट करना है Kc की वैल्यू, तो आपने लिख देना है Kc इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने फाइंड आउट करना है। थर्ड आपने बताना है सोल्यूशन। सोल्यूशन की आपने हेडिंग बनानी है कि किस तरह से लिखोगे, ठीक है। आप पहले लिखेंगे इक्वेशन, लिखेंगे जो आपको दी गई है, 2N2O रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2N2 प्लस O2। आपके पास सिंगल रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट्स हैं। आप इसके लिए सबसे पहले Kc का फॉर्मूला लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इसमें आप पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रोडक्ट, आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले है N2, लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ N2, इसकी कोएफिशिएंट पावर में चला गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे जब इक्वेशन में लिखोगे तो आपने प्रोडक्ट के लिए कोई प्लस वाला साइन नहीं लिखना, सिंगल आपने जो है स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट कर देना, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय सिंगल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है हमारे पास N2O, कंसंट्रेशन ऑफ N2 और रिएक्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास पावर में आएगी 2, इसके पास कोएफिशिएंट 2 है। ये फार्मूला लिखने के बाद, बनाने के बाद डायरेक्ट आप इनकी वैल्यूज़ अब लिखोगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, Kc इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे N2 की। N2 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 3.90 स्क्वायर है यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर। O2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1.95 डिवाइडेड बाय N2O की वैल्यू हमारे पास थी 1.1, इसके पास स्क्वायर में है तो हम क्या लिखेंगे 1.1 स्क्वायर। साथ साथ इनके यूनिट्स भी अब लिखने हैं। N2 के जो यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए थे मोल पर dm³ है, मोल। अब आप यहाँ पे डॉट लगा के आगे से मोल, इनके यूनिट्स को सेपरेट करके, साथ भी इनके लिख सकते हैं इक्वेशन के, लेकिन बाद में आपको सेपरेट करने पड़ेंगे। मोल पर dm³, ये आपके पास आ गया N2 के लिए। ये N2 के लिए हमने लिखा, ये एक है, इसकी पावर आ जाएगी 1। अब हमारे पास ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे मोल पर dm³। जब आप यूनिट्स लिखोगे तो आपने ये वाली ब्रैकेट शो करनी है, जब आप कंसंट्रेशन लिखोगे तो आपने ये वाली ब्रैकेट शो करनी है। जब आप फार्मूला लिखेंगे डिवाइडेड बाय N2O है, N2O भी एक अकेला एक्टिव मैस है, इसके लिए हम लिखेंगे मोल पर dm³, इसके बाहर क्या आएगा 2। अब ये देखें, ये 2 वाली पावर वाला मोल पर dm³, ये 2 वाली पावर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंगल आएगा ये वाली वैल्यू। तो ये वाली पूरी वैल्यू का जो आंसर है, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 224.5। Kc इज इक्वल टू 24.5। यूनिट हमारे पास साथ क्या आएगा, जो हमारे पास ये बच गया, मोल पर dm³, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें, आपके पास इस फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी दी हुई थी, रिएक्टेंट्स की, आपने इस Kc की वैल्यू फाइंड आउट की। लेकिन अब बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें वो Kc की वैल्यू दी होगी और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दी होगी। लेट्स सपोज प्रोडक्ट की आपकी वैल्यू दी हुई है, दोनों वैल्यू, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी निकालनी है। और समटाइम ये होता है कि रिएक्टेंट और Kc की वैल्यू दी हो और आपने प्रोडक्ट को, इसका मतलब ये है कि जब आपने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसी साइड पर रहेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Kc की वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दूसरी साइड पर ले जाओगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। अगर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको आप अब Kc के साथ करोगे तो रिएक्टेंट की, यानी रिएक्टेंट को आप इस साइड पर ले जाओ, Kc को प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दो। आप बस करना ये है कि आपने जब वैल्यू ऑफ Kc दी हो तो आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। कंसंट्रेशन और यूनिट्स के साथ अलग आपने डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, इसी तरह वैल्यूज पुट करके